हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी। कंपनी मतलब अंश पत्र वाला चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि हमारा कंपनी क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और पनी। इसमें कम का अर्थ होता है साथ साथ और पनी का अर्थ होता है रोटी। अर्थात कंपनी का अर्थ होगा मिलजुल कर साथ साथ रोटी कमाने का कार्य करना। अब देखते हैं परिभाषा। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जिसकी अपनी सार्व मुद्रा होती है और वह अपने सभी कार्यों पर अपनी सार्व मुद्रा अर्थात सिल लगाती है। कंपनी की विशेषताएं ध्यान से सुनिएगा। कृत्रिम व्यक्ति, सीमित दायित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व, सार्व मुद्रा, सदस्य संख्या और अंशों का हस्तांतरण। हमारा अगला प्रश्न आएगा कि अंश क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो कंपनी की पूंजी जिन छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है उन्हें अंश कहते हैं। और दोस्तों, अंशों के मालिक को अंशधारी कहते हैं। अंश दो प्रकार का होता है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि पूर्वाधिकार अंश क्या है। कौन से अंश? पूर्वाधिकार अंश क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो आंसर सुनिएगा। पूर्वाधिकार अंशों से आशय ऐसे अंशों से जिन्हें कंपनी के समापन पर सबसे पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है, किंतु इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ये कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। और आगे सुनिएगा ध्यान से, इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, ये कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं और कंपनी इनकी स्वीकृति से निर्णय नहीं लेती है, किंतु इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं देखिए ध्यान से इनके प्रकार। संचय, असंचय, भाग, अभाग, शोध्य, अशोध्य, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। मतलब संचय पूर्वाधिकार अंश, सेकेंड आएगा असंचय पूर्वाधिकार अंश, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश, अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। ध्यान सुनते जाइएगा भैया। हो गया परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, इस प्रकार पूरे 8 प्रकार मैंने बताया आपको। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि समता अंश क्या है और इनके लाभ। तो समता अंशों से आशय ऐसे अंशों से जिन्हें कंपनी के समापन पर सबसे बाद में पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है, उन्हें समता अंश कहते हैं। इन्हें साधारण अंश भी कहते हैं। ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इनके लाभांश ध्यान सुनिएगा, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी इनकी स्वीकृति से निर्णय लेती है और इनके लाभांश की दर ऊंची होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि समता अंशों के लाभ बताइए, तो जो आपको पहले पता है, नंबर 1, ये वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी इनकी स्वीकृति से निर्णय लेती है। इन्हें मतदान करने का अधिकार होता है। इनके लाभांश की दर सबसे ऊंची होती है। इन्हें संचय और कोष में अधिकार प्राप्त होता है। अगर मैं पूछूं आपसे, हमारा अगला प्रश्न क्या आएगा। तो दोस्तों, पूर्वाधिकार अंश और समतांश में क्या अंतर है। मैंने आपको पूर्वाधिकार का ही बता दिया है, समता का भी बता दिया है। अब अंतर देखिएगा आराम से। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, स्वामी। अरे भाई, ये कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। मतदान, इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, इन्हें मतदान करने का अधिकार होता है। स्वीकृति, कंपनी इनकी स्वीकृति से निर्णय नहीं लेती, कंपनी इनकी स्वीकृति से निर्णय लेती है। अंश या पूर्वाधिकार या विशेष प्रकार के अंश होते हैं, यह साधारण अंश होते हैं। लाभांश, इन्हें लाभांश देना अनिवार्य है, इन्हें लाभांश देना अनिवार्य नहीं है। लाभांश की दर, इनके लाभांश की दर निश्चित होती है, इनके लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। तो ये अंतर हो गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपका अगला प्रश्न है अंश और स्कंद में अंतर। मैं बता दूं अंश, अरे भाई जो नोट होते हैं ना 500, 1000 के, एक प्रकार का अंश हो गया। और स्कंद क्या भाई, कपड़े की दुकान तो हमारे लिए स्कंद कपड़ा। अगर आप फर्नीचर के व्यापारी तो स्कंद आपके लिए क्या कहलाएगा, फर्नीचर। अगर आप पंखे के व्यापारी तो भाई स्कंद क्या कहलाएगा, पंखे। तो अंतर देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट आएगा अंकित मूल्य। अंशों का अंकित मूल्य होता है, स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता। सदस्य, अंश कंपनी के सदस्य होते हैं, स्कंद कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्रमांक, अंशों का क्रमांक होता है, स्कंद का क्रमांक नहीं होता है। हस्तांतरण, अंश को पूर्ण रूप में हस्तांतरण किया जाता है,
इसका उनका हस्तांतरण टुकड़ों में किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अवशिष्ट याचना क्या है। अवशिष्ट याचना, यह सुनिएगा, जब कोई अंशधारी अपने निश्चित समय में अपने अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। अवशिष्ट याचना को ही बकाया याचना भी कहते हैं। इस पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। मतलब अवशिष्ट का मतलब क्या हो गया, बकाया। तो जैसे आप लोगों की फीस बकाया है ना, तो क्या कहलाएगा, अवशिष्ट याचना। हमारा अगला प्रश्न आएगा कि अग्रिम याचना क्या है। कौन सी याचना, अग्रिम याचना। जब कोई अंशधारी अपने निश्चित समय के पूर्व ही अपनी अंशों की राशि का भुगतान कर देता है तो इसे अग्रिम याचना कहते हैं। अग्रिम याचना पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। अग्रिम मतलब एडवांस। कई बार होता है ना, हम लोग फीस समय से पहले जमा कर देते तो क्या कहलाता है वो दोस्तों, अग्रिम। हमारा अगला प्रश्न कहलाएगा अल्प अभिदान क्या है। अल्प अभिदान, भैया अल्प अभिदान को न्यूनतम अभिदान भी कहते हैं। जब कभी कंपनी को अपने निर्गमित किए गए अंशों से कम अंशों की राशि प्राप्त होती है तो उसे अल्प अभिदान कहते हैं। अल्प मतलब क्या हो गया, कम। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है अति अभिदान क्या है। कौन सा अभिदान, अति अभिदान। ध्यान सुनिएगा, जब कंपनी को जब कंपनी को अपने निर्गमित किए गए अंशों से अधिक अंशों की राशि प्राप्त होती है तो उसे अति अभिदान कहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी के पास दो विकल्प होते हैं। कंपनी इन अंशों की राशि को अपने पास रख सकती है या इन अंशों की राशि को वापस कर सकती है। अति अभिदान को ही अत्यधिक अभिदान भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कुल मिलाकर अल्प का मतलब क्या हो गया, कम, और अति का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अति अभिदान और अल्प अभिदान में क्या अंतर है। तो ध्यान सुनिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, अति का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और अल्प का मतलब क्या होता है, कम। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला आधार आएगा आवेदन। इसमें अति में, इसमें आवेदन अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसमें आवेदन कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। ख्याति, इसमें कंपनी ख्याति प्राप्त होती है, इसमें कंपनी ख्याति प्राप्त नहीं होती है। समायोजन, इसमें अंशों का समायोजन किया जाता है, इसमें अंशों का समायोजन नहीं किया है। हर वे कैसे करेंगे, अंश ही कम है ना। उपनाम, इसका उपनाम अत्यधिक अभिधान है, इसका उपनाम न्यूनतम अभिधान है। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अंशों का हरण क्या है। अंशों का हरण, जिस प्रकार सुना होगा ना, हरण क्या होता है, तो सुनेगा, अंशों के हरण को अंशों की जब्ती भी कहते हैं। जब कोई अंशधारी अपने निश्चित समय में अपने अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है। इस जब्ती को अंशों का हरण कहते हैं। भाई अब इसकी प्रमुख बातें, तो ध्यान सुनेगा, अंशों के हरण का उपयुक्त कारण होना चाहिए, इसका प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा में लिया जाना चाहिए, इसकी सूचना अंशधारी को पहले दी जाना चाहिए, अंशों का हरण कंपनी के हित में होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आएगा इसका, कंपनी जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित कर सकती है। तो ये क्या था हमारा भैया, अंशों का हरण। मतलब हरण का मतलब कुल मिलाकर क्या करना, जब्त। जैसे कई बार क्या होता है, हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर फाइनेंस करवाते हैं। जब गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं, हम उसकी कुछ किस्त तो भर देते हैं और कुछ किस्त नहीं भर पाते, तो ऐसी स्थिति में वो हमारी गाड़ी भी ले चले जाती है और हमारी किस्त को क्या कर लेते हैं, वो जब्त, इंस्टॉलमेंट पूरी की हो जाती है, जब्त। हमारा अगला प्रश्न है कि अंशों का समर्पण क्या है। समर्पण, जब कोई अंशधारी अपनी इच्छा से अपने अंशों को कंपनी को समर्पित कर देता है तो उसे अंशों का समर्पण कहते हैं। ऐसी स्थिति में अंशधारी अपने अधिकारों का त्याग कर देता है और कंपनी अंशों के मालिक बन जाती है। हमारा क्या हो गया, समर्पण हो गया ना। समर्पण का मतलब अपनी इच्छा से सौंपना। ठीक है ना सभी आपका। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का कि अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में क्या अंतर है। हरण के बारे में बता चुका हूं, जब्त करना। समर्पण का मैंने बताया अपनी इच्छा से सौंपना। तो ध्यान से सुनेगा, पहला पॉइंट क्या आएगा, प्रतिफल। अंशों के हरण में, हरण मतलब जब्ती, अंशों के हरण में कंपनी अंशधारी को कोई प्रतिफल नहीं देती है। अंशों के समर्पण में कंपनी अंशधारी को प्रतिफल देती है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सारणीय। भाई अंशों के हरण के नियम सारणीय में दिए रहते हैं, अंशों के समर्पण के नियम सारणीय में नहीं दिए रहते। कार्यवाही, अंशों के हरण में जुर्माने की कार्रवाई की जाती है,
अंशों के समर्पण में जुर्माने की कार्रवाई नहीं की जाती। अगला पॉइंट क्या आएगा, इच्छा अनुसार। भाई अंशों का हरण कंपनी की इच्छा अनुसार होता है, अंशों का समर्पण अंशधारी की इच्छा अनुसार होगा। अगला पॉइंट क्या आएगा, अधिकार। भाई अंशों के हरण का अधिकार किसके पास होता है, कंपनी के पास। अंशों के समर्पण का अधिकार किसके पास होगा, अंशधारी के पास। हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, लिखित सूचना। भाई अंशों के हरण की लिखित सूचना देना अनिवार्य है। अगर मान लो कोई कंपनी आपकी गाड़ी जब्त करने के लिए आ रही है तो पहले आपको लिखित सूचना देगी कि भाई हम आपकी गाड़ी जब्त करने के लिए आ रहे हैं, भाग नहीं जाओ, आप नहीं भागोगे, भाई आप किस्त की व्यवस्था कर लो। तो याद रहेगा ध्यान से, अंशों के हरण में लिखित सूचना देना अनिवार्य है, अंशों के समर्पण में लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है। तो भाई ये हो गया हमारा हरण और क्या हो गया, समर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि अंशों का पुनः निर्गमन क्या है। पुनः मतलब दोबारा, निर्गमन मतलब जारी करना। तो ध्यान सुनिएगा, जब कोई कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों को दोबारा निर्गमित करती है तो इसे अंशों का पुनः निर्गमन कहते हैं। अंशों का पुनः निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है, सममूल्य पर, कटौती पर और प्रीमियम पर। और अगला प्रश्न है, अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में क्या अंतर है। कौन सी पूंजी, अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में क्या अंतर है। तो इसका पहला पॉइंट आएगा उल्लेख। क्या आएगा, उल्लेख। अधिकृत पूंजी का मतलब तो उल्लेख का मतलब होता है वर्णन, क्या होता है, लिखना, वर्णन करना, लिखना। तो सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या आएगा, उल्लेख। अधिकृत पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है, किंतु निर्गमित पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में नहीं किया जाता। याद रहेगा, पार्षद सीमा नियम उल्लेख करेंगे और इसका नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, मात्रा। अधिकृत पूंजी की मात्रा अधिक होती है जबकि निर्गमित पूंजी की मात्रा कम होती है। स्टाम्प, स्टाम्प जानते हो ना, 100-200 रुपए स्टाम्प होते हैं। अधिकृत पूंजी में स्टाम्प लगाना आवश्यक होता है जबकि निर्गमित पूंजी में स्टाम्प लगाना आवश्यक नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या आएगा, निर्धारण। अधिकृत पूंजी का निर्धारण भविष्य के आधार पर किया जाता है जबकि निर्गमित पूंजी का निर्धारण वर्तमान के आधार पर किया जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है पंजीयन शुल्क। अधिकृत पूंजी का पंजीयन शुल्क निर्धारित होता है, निश्चित होता है, जबकि निर्गमित पूंजी का पंजीयन शुल्क निश्चित नहीं होता। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।